देखिए अभी 158 नंबर पर जो है वो मुसहर है, याद कर लीजिए 158 कोड जो है वो मुसहर का है, पासवान का 87 है यानी 87 है, चमार का 60 है और जो पासी समाज है ये सब दलित वर्ग में आते हैं, 115 नंबर है। तो जातीय जनगणना जो कोड सिस्टम किया गया है, अब जो है इसमें एक चीज अब बहुत कंफर्म हो गया है कि सरकार 15 तारीख से जातीय जनगणना शुरू कर रही है। जातीय जनगणना क्यों किया जाता है इसके पीछे हम लोग यहाँ के जनगणना होता था 1931 में, जातीय जनगणना भी होता था। एक है SC/ST वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, दूसरा है पिछड़ा वर्ग, तीसरा है EWS जिसको जो है स्वर्ण वर्ग कहा जाता है, EWS को, ठीक है। पिछड़ा, हाँ, पिछड़ा तो OBC हो गया, ठीक है। एक SC/ST OBC हो गया, मतलब एक जो स्वर्ण, आर्थिक रूप से पिछड़ा हाँ सवर्ण है वो उन्हें स्वर्ण वर्ग, EWS हाँ EWS। तो ये 3-4 कॉलम जो है वो बनाए गए हैं। मान लीजिए कि पिछड़ों में जो है सबको पैसा मिल रहा है 200 रुपया राशि, लेकिन वो जनसंख्या कितना है ये किसी को पता नहीं था कि कितने को दिया जा रहा है, कितना पैसा का जरूरत है। हो सके उसको 1 रुपया की जरूरत है और उसको हम 2 रुपया दे रहे हैं। तो इसके लिए जातीय जनगणना कराया जा रहा है ताकि सही से अलॉटमेंट हो सके। कर्नाटक ने इसकी शुरुआत की। आपको पता है कि IT हब है बेंगलोर, बेंगलोर सबसे IT हब है कहा जाता है, मेट्रो सिटी है। वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कर्नाटक में और उसके बाद जो है हर जगह पर इसकी मांग होने लगी। अभी कुछ दिन पहले जो है वो चार प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठे थे, उसमें एक नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने भी कहा कि जातीय जनगणना जो है वो हर लेवल पर जो है लागू होनी चाहिए पूरे देश पर। जब आरक्षण में जब आंकड़ा बना मंडल कमीशन के तहत जो है आंकड़ा लागू किया गया 27% आरक्षण, तो वो कोर्ट में गया मामला। इंदिरा सहनी जजमेंट है, उसको आप पढ़िएगा। इंदिरा सहनी जजमेंट में जो है वो आंकड़ा गया और कहा गया कि जो बनाया गया है रिपोर्ट बहुत अच्छा रिपोर्ट है और हम इसको लागू कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के दौरान एक जातीय कोड जो है लागू कर दिया गया है। सभी जातियों के लिए अपना एक अलग ही कोड आ गया है और तमाम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग जो है बड़े ही गर्व के साथ लिख रहे हैं हमारा 144 तो 171 तो 128 तो 100 कुछ। फिर पता चलता है कि वो तो हकीकत में कुछ और है, वो तो है ही नहीं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सन्नी जी। सन्नी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो उस पे क्या सही क्या गलत वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 144 है, 168 है, 128 है, तो उसमें भी लोग बता रहे कि नहीं वो भी नहीं है, वो भी गलत था। तो ये सब आंकड़े, गलत आंकड़े कैसे सामने आ नहीं गए? वो उसके बाद जो है गलत प्रिंटिंग हो गया अखबारों में और गलत खबरें चली गई। हाँ। लेकिन अब जो है संशोधित जो रिपोर्ट है यानी जो लिस्ट है उसको डाला गया है। लेकिन कल जब हम लोग खबर कर रहे थे तो हम लोगों ने यादवों के बारे में बताया, उनका कोड बताया, राजपूतों के बारे में बताया, भूमिहारों के बारे में बताया, ब्राह्मणों के बारे में बताया। लेकिन कई और जातियां हैं जिसके साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, हालांकि हम लोग को करना नहीं चाहिए। इसलिए पहली जिम्मेदारी है कि उनके बारे में भी बता दिया जाए। देखिए अभी 158 नंबर पर जो है वो मुसहर है, याद कर लीजिए 158 कोड जो है वो मुसहर का है, पासवान का 87 है यानी 87 है, चमार का 60 है और जो पासी समाज है ये सब दलित वर्ग में आते हैं, 115 नंबर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चिराग पासवान का कोड 87 हो गया। हाँ, चिराग का 87 हो गया, जीतन राम मांझी का 158 हो गया, मायावती का यहाँ तो नहीं है मायावती, यहाँ जनक चमार का 60 हो गया, उदय नारायण चौधरी का जो है वो 115 हो गया। तो ये पूरा है। लेकिन ये क्यों व्यवस्था लागू करने पड़ रही है या जातीय जनगणना की क्या जरूरत है, इस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो जातीय जनगणना जो कोड सिस्टम किया गया है, अब जो है इसमें एक चीज अब बहुत कंफर्म हो गया है कि सरकार 15 तारीख से जातीय जनगणना शुरू कर रही है। जातीय जनगणना क्यों किया जाता है इसके पीछे हम लोग यहाँ के जनगणना होता था 1931 में, जातीय जनगणना भी होता था। हमारे यहाँ 4-5 वर्ग हैं। एक है SC/ST वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, दूसरा है पिछड़ा वर्ग, तीसरा है EWS जिसको जो है स्वर्ण वर्ग कहा जाता है, EWS को, ठीक है। पिछड़ा, हाँ, पिछड़ा तो OBC हो गया, ठीक है। एक SC/ST OBC हो गया, मतलब एक जो स्वर्ण, आर्थिक रूप से पिछड़ा हाँ सवर्ण है वो उन्हें स्वर्ण वर्ग, EWS। हाँ EWS। तो ये 3-4 कॉलम जो है वो बनाए गए हैं और इसी के तहत हमारा जो पैसा है वो सरकारों के पास जाता है। आप देखिएगा कहीं अगर आप पटना में घूम रहे हैं तो यहाँ लिखा रहेगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग। ये आयोग जो है कई तरीके से सिफारिशें करती हैं और कितना लोग जनसंख्या है क्या नहीं अभी तक कुछ पता नहीं था। मान लीजिए कि पिछड़ों में जो है सबको पैसा मिल रहा है 200 रुपया राशि, लेकिन वो जनसंख्या कितना है ये किसी को पता नहीं था कि कितने को दिया जा रहा है, कितना पैसा का जरूरत है। हो सके उसको 1 रुपया की जरूरत है और उसको हम 2 रुपया दे रहे हैं। तो इसके लिए जातीय जनगणना कराया जा रहा है ताकि सही से अलॉटमेंट हो सके। कर्नाटक ने इसकी शुरुआत की। आपको पता है कि IT हब है बेंगलोर, बेंगलोर सबसे IT हब है कहा जाता है, मेट्रो सिटी है। वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कर्नाटक में
और उसके बाद जो है हर जगह पर इसकी मांग होने लगी। अभी कुछ दिन पहले जो है वो चार प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठे थे, उसमें एक नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने भी कहा कि जातीय जनगणना जो है वो हर लेवल पर जो है लागू होनी चाहिए पूरे देश पर। अब जातीय जनगणना में जो है जो लोग थे जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी पहले क्या थी नहीं थी, अब इसका एक नया आंकड़ा आएगा। क्योंकि आपके यहाँ कितना आमदनी है, आपके यहाँ बाइक है या नहीं है, अगर 2 चक्का है तो उसका भी कोड है, 4 चक्का है उसका भी कोड है, आप काम क्या करते हैं, कहीं आप बाहर में तो नहीं है, क्या आपके घर पर ये व्यवस्था है, आपके यहाँ शौचालय है कि नहीं, एक एक चीज का जो है इसमें विवरण सरकार लेगी। और अब इसको एक तरह से ये भुनाएगी भी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ने किया है तो राजनीतिक पार्टी जो है इसको भुनाएगी भी, और राजनीतिक पार्टी हो सके कि इसकी इम्प्लीमेंट में देर करे ताकि लोग जो हैं इस मसले पर ध्यान जो है देते रहें और उनका काम चलते रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से जितना एक्टिव होकर के इस पर काम लगाया गया है उसी प्रकार से जो है इस पर जो है जल्द से जल्द आंकड़ा निकाल करके जो भी लोग हैं, इसमें ना कोई जात है ना कोई पात है, वर्ग है। हमारे संविधान में कोई जात की बात नहीं की गई है, हमारे संविधान में जो है वर्ग की बात की गई, वर्ग, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी आता है, मुसलमान लोग भी आते हैं, उसमें ईसाई, पारसी, सभी लोग यहूदी भी आते हैं। उसके अलावा हिंदू धर्म भी है तो उसमें भी वर्ग में दे दिया गया है, कोई SC ST है, कोई OBC है, कोई EWS है। तो ये पूरा जो पैटर्न है वो संविधान के स्ट्रक्चर पे होता है, और हमारे यहाँ और आपके यहाँ बजट भी जो होता है इसी के अनुसार होता है। अच्छा, सरकार जो है इस पे बहुत ही जोर शोर से लगी हुई है। बिहार में और कोई मुद्दा बचा है कि नहीं बचा है? देखिए, बिहार में हर चीज का मुद्दा बचा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। बिहार में का पूरा देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, लेकिन इस पर बात कौन करता है? हर लोग जो है विषांतर होते हैं, दूसरे विषय पर बात होने लगती है। लेकिन बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि सरकार इसको जल्द से जल्द निकाले और इम्प्लीमेंट करे। बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी, जो इस समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ठीक से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं, उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, उनके बच्चे जो हैं वो प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, उन समाज को आगे करना होगा और उन समाज के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी, जैसा कि आरक्षण में व्यवस्था किया गया। जब आरक्षण में जब आंकड़ा बना मंडल कमीशन के तहत जो है आंकड़ा लागू किया गया 27% आरक्षण, तो वो कोर्ट में गया मामला। इंदिरा सहनी जजमेंट है, उसको आप पढ़िएगा। इंदिरा सहनी जजमेंट में जो है वो आंकड़ा गया और कहा गया कि जो बनाया गया है रिपोर्ट बहुत अच्छा रिपोर्ट है और हम इसको लागू कर रहे हैं। उसके बाद कई पिछड़ों के यहाँ जो है OBC समाज के लोगों के यहाँ सरकारी नौकरी मिली। उसके अलावा 2006 में जब अर्जुन सिंह HRD मिनिस्ट्री थे कांग्रेस की सरकार में, उस समय उन्होंने जो है लागू करवाया कि हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में भी जो है लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। बिहार में कई बार पोस्टर लगे, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, अब पोस्टर लग रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या लगता है बिहार में सब कुछ भैया गुस्सा नहीं होना है। पैच, क्या लगता है बिहार में सब कुछ ठीक है या फिर सच में बिहार में बाहर है? शिक्षा स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं रह गया है? शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है और उसकी स्थिति क्या है आपको बेहतर पता है। जरूर इन सरकारों में स्थिति सुधरी है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। जो जिला में अस्पताल नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वहाँ बनाया गया। लेकिन जो चीजें हैं, जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी चीज है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मान लीजिए कि अगर गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा है तो उसके पीछे का कारण आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको और हमको कॉलेज बनाने से कोई डॉक्टर थोड़े बन जाएगा। आपको और हमको डॉक्टर का पढ़ाई करना हो, कितना फीस लगता है? कम से कम 50 लाख 40 लाख। गरीब आदमी डोनेशन के नाम पे, इधर उधर के नाम पे दलाली लगता है, परसेंटेज लगता है। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? सरकार जो यहाँ जातीय जनगणना करा उसका आंकड़ा निकाले कि आखिर जो बच्चे का मन है कि हमको डॉक्टर बनाऊं, कैसे डॉक्टर बनेगा? उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी, नहीं करनी होगी? इसके लिए विशेष व्यवस्था बहुत जरूरी है और इन्हीं चीजों के लिए जो है ये व्यवस्था लाई गई है। और ये व्यवस्था जो है संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक का जो पैसा का अलॉटमेंट होता है उसी के आधार पर ये पूरा किया गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोग सवाल कर रहे हैं कि जातीय गणना होने के बाद जो है क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप जो आंकड़ा लाते हैं, इस आंकड़े का आप क्या करते हैं? यह आंकड़ा बक्सा में रख दिया जाता है या इस पर कुछ काम होता है? अगर बेरोजगारी दर है या बेरोजगारी के कारण है तो उसको लाइए, और उसके अलावा जो जातीय जनगणना का आपके पास रिपोर्ट आता है तो देखिए कि बेरोजगारी का टर्म क्या है,
बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं 9वां 10वां के बाद, 11th के बाद, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था बहुत सारे लोग तो साक्षर तक नहीं हो पा रहे हैं। साक्षर भी नहीं हो पा रहे, 5वीं तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा, उनको विशेष व्यवस्था उन लोगों को देना होगा और ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जो है सरकार ये फैसला ली है। और बिना आप किसी डेटा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसकी आबादी क्या है, किसकी हालत सबसे जर्जर है, कौन जो है 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा है। इसके लिए ये डेटा बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।